वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग से उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको अपटेक कर लेते हैं, और जो चीज़ें वो अपनी बॉडी से एक्सपेल करना चाहते हैं इमीडिएट सराउंडिंग में एक्सपेल कर देते हैं, राइट। तो ये सारे का सारा प्रोसेस वो दो तरीकों से कार्य होते हैं, या तो वो डिफ्यूजन के जरिए चीज़ें इनटेक कर रहे होते हैं, या फिर ऑस्मोसिस के जरिए वाटर को इनटेक कर रहे होते हैं। हमारे पास ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो चलता ऐसे ही है। डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है सेल्स के जरिए, राइट। मगर हम जो कि मल्टीपल सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, और अगर हमारी बॉडी में इस जगह पर कोई सेल है और हम भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ऊपर ही रिलाय करना शुरू हो जाएं, तो जितने अरसे में बाहर से कोई चीज़ हमारे इस सेल तक पहुंचनी है, ये तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। हम एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। लिहाजा हमें एफिशिएंटली काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जो भी मटेरियल्स हमारे सेल्स को चाहिए, जो भी मटेरियल्स हमारे सेल्स को चाहिए, उनको वो स्पेसिफिकली लेकर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाए और उनको उनकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। और इसी तरह तमाम वो चीज़ें जिनको हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन चीज़ों को कैरी करे और हमारी बॉडी से एग्जिट करवा दे। तो हमारे पास, देखिए आप आपस में बात क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? समझ फिर भी मुझे नहीं आई आपने क्या कहा है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास मेनली जो टिश्यू हमारे लिए ट्रांसपोर्ट करता है, हम उसको बोलते हैं ब्लड। ये ब्लड एक टिश्यू है। टिश्यू किस तरह? टिश्यू वो होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, राइट। तो हमारे पास ब्लड भी एक ऐसा लिक्विड है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, और जो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जो भी इनका फंक्शन है परफॉर्म करते हैं। तो चूंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप के सेल्स मौजूद हैं, तो हम इसको भी टिश्यू बोलते हैं। तो देखिए आपके सामने एक एग्जांपल हमने दी हुई है अमीबा की। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक डिफाइंड शेप नहीं होती, जिसकी कोई स्पेसिफिक और डिफाइंड शेप नहीं होती। ये बस यूं ही अ, चलता फिरता है, पानी में रहता है। ऐसे लोग जो कि ओपन वाटर्स में नहाने के शौकीन होते हैं, किसी ये वो नहीं, वो एल्गी होती है, जिसको आप ऊनी कह रही हैं वो एल्गी होती है। ये जो अमीबा है, अगर कोई लोग नेचुरल लेक्स में जाके नहाते हैं, किसी नेचुरल रिवर में जाके नहाते हैं, यानी पूल में नहीं। क्या कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है? हार्ड टू हियर का क्या मतलब? मैंने ये 2700 रुपये का लिया है, ये भी काम नहीं जा रहा। जी बेटा बताइए, कैसी आ रही है अब? कैसी आ रही है अब बताएं। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था आवाज़ खराब होने से पहले। हाँ जी, जो लोग फ्रेश वाटर में नहाते हैं, उनके नाक के ज़रिए ये जो अमीबा है, एक ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है, वो उनके दिमाग में चले जाता है, और जो थोड़ा बहुत दिमाग होता है उनके अंदर, उसको खाना शुरू कर देता है। और ये बड़ी ही डेडली किस्म की बीमारी होती है, इसमें लोगों की अक्सर डेथ हो जाती है। अच्छा जी, अब हम स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे। हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? हमारे ब्लड में कुछ सस्पेंडेड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और एक टिश्यू फ्लूइड होता है। हम बारी बारी अपने इन सेल्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा की। ये जो बेटा, वो आप सिर्फ लेक्चर को गौर से सुने, नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। प्लाज्मा, प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है, और ब्लड का सारा मेजर ट्रांसपोर्ट फंक्शन, ब्लड का सारा मेजर ट्रांसपोर्ट फंक्शन वो प्लाज्मा ही परफॉर्म करता है। यानी ये प्लाज्मा क्या क्या लेकर मूव करता है? ये प्लाज्मा आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को लेकर मूव करता है।
क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन कौन कौन से होते हैं? आप सब लोग एक एक प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन बताएं। हाँ भाई, हैदर साहब के बेटे आप बताओ कोई। आप सर हैदर के फर्जंद है ना? बताएं फिर कोई। हाँ, एक तो हो गया अमाइनो एसिड, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, राइट। अच्छा जी, तो ये तो हो गए प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। इसी तरह जो आपके पास प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन होते हैं, वो भी आपका प्लाज्मा लेके चलता है। अब आप लोग प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन भी समझ चुके हैं कौन कौन से होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन में आपका यूरिया, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपके यूरिक एसिड, राइट, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इनको भी प्लाज्मा लेके मूव करता है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो मिनरल्स आने हैं, मिसाल के तौर पे कैल्शियम, मिसाल के तौर पर आयरन, ये भी आपका ब्लड प्लाज्मा ही कैरी करता है। उसके बाद जो आपकी बॉडी आयंस कैरी करती है, मुख्तलिफ किस्म के आयंस, जिसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस तरह के आयंस आ जाते हैं, वो भी प्लाज्मा ही कैरी करता है। उसके बाद आपके पास जो एंजाइम्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, जिन्होंने आपके ब्लड में मूव करके उसके बाद किसी न किसी डेस्टिनेशन पे जाके काम करना होता है, उन एंजाइम्स को भी आपका प्लाज्मा ही कैरी करता है। उसके बाद आपके हार्मोन्स को भी ब्लड प्लाज्मा ही कैरी कर रहा होता है। उसके बाद एंटीबॉडीज, ये जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, इनको भी प्लाज्मा ही कैरी कर रहा होता है। तो प्लाज्मा का एक बहुत ही वाइड फंक्शन है जो कि ये लेके चल रहा होता है। इसके बाद हम लोगों के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो भी प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होके जा रहे होते हैं। बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो रही होती है, और प्लाज्मा इसको लेके मूव कर रहा होता है। तो प्लाज्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्लाज्मा के ऊपर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़ी आसानी से इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन मेंशन करेंगे, एक या दो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बताएंगे, एक या दो प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन बताएंगे, मिनरल्स बताएंगे, उनके नाम बताएंगे, आइंस बताएंगे, फिर एंजाइम बताएंगे, हार्मोन बताएंगे, एंटीबॉडीज बताएंगे। आइंस में से भी आप कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फिर आप ये बता सकते हैं जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, उनको भी प्लाज्मा कैरी करता है, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन वगैरह शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो कि बार बार घूम घूम के जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आपको प्लाज्मा के फंक्शंस को अच्छी तरह याद करना चाहिए। ये मैंने अपने नोट्स के अंदर बहुत ही डिटेल में इसके फंक्शंस डिस्कस किए हुए हैं। जैसा कि ये देखिएगा, ये आपके सामने मैंने एक ब्लड के स्मीयर की स्लाइड का इमेज रखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पर आपको जितना वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, ये सारा प्लाज्मा है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं और आप उन्हें देख सकते हैं, राइट। तो प्लाज्मा के ऊपर गुफ्तगू। प्लाज्मा पेल येलोइश लिक्विड है, और 90% प्लाज्मा जो है वो पानी होता है। इसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स आ गए, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स आ गए, एंटीबॉडीज़ आ गए, डिजॉल्व मिनरल्स सॉल्ट्स आ गए, फिर उसके बाद आपके कैल्शियम सॉल्ट्स आ गए जो कि क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं, और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन, ये सारे का सारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आपके रेड ब्लड सेल्स आते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हम चैप्टर नंबर 1 में भी बात कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हम रेड ब्लड सेल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो रेड ब्लड सेल की सबसे पहले तो इसकी शेप सर्कुलर, फ्लैटेंड एंड बायकनकेव है। सर्कुलर का मतलब होता है राउंड, यानी यूं। फ्लैटेंड का मतलब होता है कि तिरछी हुई होती है, और बायकनकेव का मतलब इस तरफ भी कनकेव है और इस तरफ भी कनकेव है।
और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द सराउंडिंग्स बढ़ सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। O2 को ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करती है। ये जो ऑक्सीजन को कैरी करती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है। जब ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर ले, हमारे इस रेड ब्लड सेल के अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती। क्यों नहीं होते? बिकॉज जो जगह न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ने घेरनी है उस सारी की सारी जगह पे हीमोग्लोबिन फिल्ड इन होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फंक्शन को प्ले कर सके। फिर ये हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? हमारे ये रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में जो हड्डियों के अंदर गूदा होता है ना, जिसको कि आप निकाल निकाल के खाते हैं, वो बोन मैरो होता है। आप नहीं खाते तो क्या हो गया? हम जब किसी के घर मेहमान जाते हैं फिर तो नहीं हम ऐसे ऐसे करके निकालते, लेकिन जब अपने घर हम बैठे होते हैं तो फिर जाहिर है हम लोग उसके साथ पूरी कुश्ती करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी। तो बोन मैरो के अंदर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं, राइट? अच्छा, इसकी जो लाइफ है, हमारे रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो आम तौर पे 90 डेज होती है। इसीलिए अगर किसी बंदे ने किसी को ब्लड डोनेट किया हो तो फिर अगले 90 डेज तक उससे ब्लड नहीं लिया जाता। एटलीस्ट 3 मंथ्स तक उससे ब्लड नहीं लेते। 3 मंथ्स हो जाए तो उसके बाद फिर उससे ब्लड लिया जाता है। और 18 साल की उम्र से कम इंडिविजुअल्स का ब्लड नहीं लिया जाता। बहुत एमरजेंसी सिचुएशन में ले सकते हैं कि जब बिल्कुल ही किसी के मरीज की ज़िंदगी मौत का मसला हो और डोनर भी अवेलेबल ना हो। और वो भी देखा जाता है कि अगर दैट इंडिविजुअल लुक्स लाइक एन अडल्ट, उसका बॉडी वेट, उसका बॉडी मास एक अडल्ट के जैसा होता है, फिर उससे ब्लड ले सकते हैं, राइट? और आपको भी लाइफ में अगर कभी मौका मिले किसी को ब्लड डोनेट करने का तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। व्हाट हैपन इन 90, हाँ, आफ्टर 90 डेज क्या होता है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है इसको हमारा लिवर ब्रेक डाउन कर देता है और लिवर इसको ब्रेक डाउन करने के बाद एक पिगमेंट बना देता है जिसको हम बोलते हैं बाइल। और आपको पता है कि ये बाइल किस काम आता है? ये बाइल जो है ये इमल्सिफिकेशन के काम आता है। इमल्सिफिकेशन। आप में से मेरा ख्याल अभी तक किसी ने ब्लड नहीं डोनेट किया होगा। मैं जब जिंदगी में पहली मरतबा ब्लड डोनेट करने गया तो मेरे साथ जो एक दूसरा लड़का था, हम दोनों ही फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे थे और रमज़ान के दिन से इफ्तारी के बाद हम गए वहाँ। तो ये हुआ कि जैसे ही हम दोनों को उन्होंने नीडल्स लगाई तो ज़ाहिर है हम अपनी नीडल की तरफ देख तो नहीं रहे थे। तो हम ऐसे सरकारी हॉस्पिटल था उसमें सामान छत की तरफ देख के आपस में बातें कर रहे थे। तो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, यार क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? मैं कहा मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कुछ। उसने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद कहने लगा क्या आपका दिल मतला रहा है, उल्टी आने को कह रही है? मैंने कहा यार नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं दिल दिल में खुश भी हो रहा था कि यार मैं कितना स्ट्रॉन्ग आदमी, मेरा ब्लड निकल रहा है, इसको क्या हो जा रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। फिर उसने मुझे कहा कि यार तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। मैंने कहा नहीं। कहते यार मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। मैंने कहा हौसला कर, कुछ भी नहीं होता, तुम साइकोलॉजिकल फैक्टर है तुम्हारा। कहता अच्छा। थोड़ी देर के बाद कहने लगा यार किसी को बुलाओ, शॉपर लेके आया, मुझे उल्टी आ रही है। उसने वॉमिट कर दी। बहरहाल उसका ब्लड निकल गया और मैं बड़ा खुश कि यार मुझे तो बिल्कुल 0.1% पता भी नहीं चल रहा कि ब्लड निकल रहा है कि नहीं। तो उसका ब्लड निकल गया। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हसनी यार वो उनसे पूछो कि मेरा उतार दें, ज़्यादा ही ना निकल जाए। कहते हैं यार तुम्हारे बैग में तो ब्लड ही नहीं आया, वो नीडल गलत प्रिक हुई हुई थी। वो नर्स आई, कहती है ओ ब्लड तो निकला ही नहीं। उसने वहां से निकाली है, दूसरी तरफ लेके आके जब उसने लगाई है, अंधेरा भी आया आंखों के आगे और चक्कर भी आए। शॉपर पहले ही उसने रखा हुआ था, उसने कहा आएगी आएगी ये लेकर लेकर। लेकिन वो इसलिए कि रमज़ान थे, अफ्तारी में हमने बहुत टिका के खाया हुआ था और उसके फ़ौरन बाद हमने ब्लड दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। अदरवाइज इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। अच्छा जी। तो रेड ब्लड सेल जो है, अच्छा रेड ब्लड सेल की एक शेप आपको बेल शेप भी नजर आएगी। बेल शेप।
तो ये बेल शेप को देख के आप ये मत समझिएगा कि ये रेड ब्लड सेल कैसा है या क्या ये रेड ब्लड सेल है भी कि नहीं है। एक्चुअली समटाइम इसको अपने से भी नैरो कैपिलरी में से गुजरना पड़ता है, अपने से भी नैरो कैपिलरी में से गुजरना पड़ता है, और इसलिए वहां पर फिर ये थोड़ा बेल शेप कन्फर्मेशन इख्तियार करता है। लेकिन ये तीनों शेप में रेड ब्लड सेल आपको इमेजेस के अंदर नजर आएगा। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका डायमीटर बहुत कम होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये एक इलास्टिक सेल होता है, यानी लाइक अ जेली बीन, ये स्क्वीज कर जाता है बहुत ही नैरो स्पेसेस में से। ठीक है जी। और जैसा कि बताया कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो 3 से 4 महीने होता है। यूं आपको रेड ब्लड सेल जो है वो नजर आएगा। ये उन्होंने आपको काट के दिखाया हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये बाय कनकेव शेप क्या है, यानी अंदर और बाहर से कनकेव होता है, साइडों से किनारा इसका थिक होता है। और अभी हमने आपको जैसे कि बाइल का जिक्र किया कि ये बाइल भी बना देता है। उसके बाद जो हमारे पास ब्लड सेल्स की बारी आती है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स, अभी जब आपको हम इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इनके ऊपर हम बड़ी डिटेल बात करेंगे। ये चैप्टर जो तो ये शुरू हुआ है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बेटे, हमारे पास ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स और दूसरों को हम बोलते हैं फैगोसाइट। फैगोसाइट, इन प्लाज्मा सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट। ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं? फैगोसाइट्स एक प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फिंग, इनगल्फ कर लेना। मिसाल के तौर पर यह हमारा एक फैगोसाइट है और यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है या कोई फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमारी बॉडी में अनलाइकली था, उसको नहीं होना चाहिए मगर आ गया। होता क्या है, आहिस्ता 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 ये फैगोसाइट इसके करीब जाना शुरू होता है, और जैसे जैसे ये इसके करीब जाता है ये फैगोसाइट एक ग्रूव बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ये फैगोसाइट जो है इस ग्रूव को बड़ा करता है, और ये वाला जो बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है उस ग्रूव के अंदर आ गया होता है। ये पहला स्टेप है जब इसने डिटेक्ट किया। ये दूसरा स्टेप है जब ये हमारे इस बैक्टीरिया के पास आने लगा, और ये तीसरा स्टेप है जब वो उसको इस ग्रूव में कैद कर लेता है, राइट, इसको इनकैप्सुलेट कर लेता है। उसके बाद हमारे फैगोसाइट के अंदर ऐसे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, ऐसे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये इन वैक्यूल्स को इस पार्ट के साथ अटैच कर देता है। इनमें क्या होता है, इनमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं इसमें से जो कि इस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इसको मार देते हैं। और उसके बाद ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप ये है कि ये वैक्यूल यहाँ अटैच होकर ओपन हो जाता है लाइक दिस, और ये जो सारे के सारे कंटेंट्स हैं ये बाहर निकल जाते हैं। ये कंटेंट्स जब आपके ब्लड प्लाज्मा में आते हैं तो दो काम हो सकते हैं, या तो ये आपके यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएं, यूरिन में ये पस सेल्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, या फिर ये आपकी स्किन पे कोई दाना निकाल देते हैं। दाने में जो वाइट वाइट मटेरियल होता है जी, जो वाइट वाइट मटेरियल होते हैं आपकी, वो उसके पीछे ब्लड होता है क्योंकि उसकी फिर बन जाता है, एक ओपनिंग बन जाती है। और वैसे भी आपको शौक होता है उसको दबा दबा के निकालने का, आप लोग कह रहे हो कि सारा जहर निकल जाए इसमें से, राइट, और फिर इसका निशान भी पड़ जाता है अगर ये ज़्यादा गहरा हो तो। इसको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर खुद ही बर्स्ट हो जाए तो ठीक है, अगर आप इसको छेड़ेंगे या छीलेंगे तो वहाँ पर जो आपकी सॉफ्ट स्किन है वो खराब हो जाती है और फिर वो निशान कभी जाता नहीं।
लेजर कराएंगे तो चले जाएगा, लेकिन वैसे नेचुरली नहीं जाता, राइट। तो ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, जैसे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, राइट। तो ये एक तरीकाकार हो गया। दूसरा तरीकाकार है जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स मौजूद होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? लिसन बेटा लिसन, मेरी बात सुनिए गौर से। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे गन होती है, और गन में से जैसे बुलेट्स फायर होती हैं, इसी तरह ये एंटीबॉडीज फायर करते हैं। ये जो चीजें निकाल रहे हैं इनको कहा जाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जब कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी में एंटर होता है, ये एंटीबॉडीज उसको सराउंड करना शुरू कर देती है, उसके साथ अटैच हो जाती है। और ए लेवल में अगर आपने बायोलॉजी रखी तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कौन से 6 मेथड्स ऐसे हैं, वो कौन से 6 तरीके हैं जिसके जरिए एंटीबॉडीज जो हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं। फिलहाल ये ध्यान में रखें कि ये उसको सराउंड कर लेते हैं अच्छी तरह, और सराउंड करने की वजह से बैक्टीरिया का कांटेक्ट विद इन द बॉडी रहते हुए भी कट जाता है, खत्म हो जाता है। और इसका कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है तो फिर वो किल हो जाता है, मर जाता है। यस, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, उनके प्लाज्मा सेल्स, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। और बार बार इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये 1 सेकंड में, अच्छा, ये 1 सेकंड में 10,000 तक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10,000 तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हमें ये देखने में ज़्यादा लग रहा है, बॉडी पे जब अटैक आया होता है और हम क्रेव कर रहे होते हैं जल्दी से जल्दी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, उसके हवाले से स्टिल ये नंबर बहुत कम है, राइट। हाँ जी, अब बताएं, अब सही है आवाज़? सही, अब ठीक है। अच्छा जी, 2 मिनट, ये ब्लड वाला पार्ट खत्म कर लें। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लेटलेट। ये प्लेटलेट्स कोई ट्रू सेल्स नहीं होते। ये प्लेटलेट्स ट्रू सेल्स नहीं होते, बल्कि सेल्स के साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं। और इन प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि जैसे ही इनको एयर का एक्सपोजर मिलता है, ये प्लेटलेट्स फौरी तौर पर ब्लड की क्लॉटिंग शुरू करवा देते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग। तो कल की क्लास में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ने के बाद अपने हार्ट वाला पोर्शन जो है उसको शुरू करेंगे। आपका कोई सवाल है तो पूछिए। ऑलराइट।